अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं कोड विद अजीम। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस की पार्ट 3 में हम आ गए हैं, जहां पे हम 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम अपनी पहली वाली दो वीडियोस में जो है वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप काइंडली ज़रूर देखें, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली हैं वो वीडियो भी और ये वाली वीडियो भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, मींस हमारा जो 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इम्प्लिसिट टाइप कोलिजन इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये होता है जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसको हम अपनी जाकर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेट ए इज इक्वल टू अजीम और उसके बाद हम क्या देते हैं, जो ए है वो एक नंबर हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा पहले अजीम जो एक स्ट्रिंग थी, जबकि दूसरे नंबर में हमने ए को क्या कर दिया है, नंबर असाइन कर दिया है। तो ये डाटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वाकई में चेंज हो गई है वैल्यू। बिल्कुल 14 हो गई है जो एक नंबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ ए से। तो आप देख सकते हैं नंबर में चेंज हो गया। अगर इसको हम किसी और में चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आगे जाके ए को एक ऑब्जेक्ट लिख दें या एरे लिख दें, हम एक ऑब्जेक्ट लिख दें तो ये एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बुलियन कोरिजन क्या होती है। ये क्या होती है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं एडिटर पर। देखिए अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो ए है, सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू 14 है। तो इसको मैं कोड को एडिट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं आपके पास जो है वो 12 है, और हम चेक करते हैं इफ़ ए, इस जो हमने अभी सिंटैक्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है ए में कोई भी वैल्यू है, अभी ए में वैल्यू जो है वो 12 है, तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 12 ये प्रिंट हो जाएगी। हम इसको इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे इसका कोई भी स्टेटस लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट। हम प्रेजेंट लिख देते हैं, तो हमने प्रेजेंट लिख दिया है। अब ए में अगर वैल्यू होगी तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। चेक करते हैं, अभी आपको मिल गया है, लेकिन इसमें आप कोई भी नंबर लिख कुछ भी लिखेंगे तो आपको प्रेजेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अजीम लिखेंगे तो भी आपको प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि ए उस सूरत में जो है वो अवेलेबल, ए इस सूरत में जो है वो अवेलेबल होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कुछ भी नहीं असाइन करते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है वो वैल्यू शो नहीं हो रही, क्योंकि इस सूरत में ए नहीं है। ये आपके पास 5 सूरतें ऐसी हैं, आपके पास नल आप असाइन कर दें, अनडिफाइन असाइन कर दें, ज़ीरो, माइनस ज़ीरो, ज़ीरो एन या नॉट अ नंबर। इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आप असाइन कर दें ए को तो आपके पास क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉट अ नंबर भी असाइन कर देता हूँ तो भी प्रेजेंट जो है वो कॉल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नल असाइन कर देता हूँ तो भी ये आपके पास जो है वो प्रेजेंट नहीं आएगा। इन 5 केसेस में जो ए की वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी वैल्यू लिख देंगे जो सही आपके पास होगी तो उन केसेस में आपके पास ये क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या जावा स्क्रिप्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड है या डायनामिकली टाइप्ड है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज वो होती है जिसमें टाइप ऑफ वेरिएबल चेक होती है ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम पे आपकी जो वेरिएबल की टाइप है वो जब चेक होती है वो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में हो रही होती है। जबकि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंपाइल टाइम पे वेरिएबल की टाइप चेक होती है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो है वो आपके पास, आपने इसका सिंपल आंसर देना है कि आपके पास जो है वो ये क्या है, डायनामिकली टाइप्ड है, क्योंकि इसमें आपके पास रन टाइम पे वेरिएबल की टाइप चेक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये है पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आपके पास ए है और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 10 है, 20 है, कुछ भी वैल्यू होगी।
और ये आपके पास एक और वेरिएबल है, इसकी भी कोई वैल्यू है। अब हमने किया ये है कि बी को हमने जो है वो ए की वैल्यू दे दी है, मींस ए की जो वैल्यू है वो बी में चली जाए, लेकिन ए का रेफरेंस नहीं जाएगा। रेफरेंस मीन कि बी आपके पास इस ए की वैल्यू को टारगेट नहीं कर रहा। अगर आप देखें यहाँ पर तो ए की वैल्यू अलग से मौजूद है और बी की वैल्यू अलग से मौजूद है। इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको करके दिखाते हैं, कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए आपके पास एक वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू है 10, और उसके बाद आपने कहा एक और वेरिएबल है बी जो है ए के बराबर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं ए को, तो पॉसिबली आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन अब आपने समझना ये है कि ए और बी जो है वो दोनों अलग अलग जो है वो वैल्यूज़ को टारगेट कर रही हैं, मींस बी के पास जो है वो क्या मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए की वैल्यू अगर आकर 10 से चेंज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो अगर ये रेफरेंस के साथ होती, मींस बी इस 10 को अगर रेफरेंस कर रहा होता, तो इसके पास अब वैल्यू क्या हो जाती, बी के पास चेंज हो जाती। लेकिन इस केस में बी की वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी। तो अब ये कंसेप्ट आपने दोबारा से मैं समझा देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, आपके पास ए की वैल्यू 10 है और बी में ए की वैल्यू आ रही है। बाद में मैं अगर ए की वैल्यू को अपडेट करता हूँ तो मीन्स दैट ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू जो है उसने पहले ए की वैल्यू कॉपी की थी और वो कॉपी वैल्यू जो है वो इसके पास आई हुई है। इसको यहाँ पे दोबारा जाकर समझ लेते हैं। ये ए है, इसकी वैल्यू आपके पास 10 थी, और ये आपने जब बी लिया, बी इक्वल टू ए लिखा, तो बी में भी क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखें। अब बी तो 10 ही है, लेकिन ए को हमने क्या कर दिया, 15। तो यहाँ पे 15 हो गया, लेकिन बी में क्या है, 10 ही मौजूद है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी में अभी भी 10 ही मौजूद है, ये आपको 10 नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस टाइप होती है। अब ये कैसे होती है इसको समझते हैं। देखें आपके पास कोई भी एक ए वेरिएबल है और आपके पास एक वेरिएबल बी है। ए को आपने पहले बना लिया। अगर ये ए एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी कोई ना कोई ये वैल्यू होगी, आपको नज़र आ रही है। अगर हम ये वाली लाइन जिस तरह हमने पहले लिखी थी b इज इक्वल टू ए, मीन्स दैट ए की वैल्यू b में आ रही थी। लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट का केस है तो रेफरेंस आ रहा होता है, मीन्स अब क्या होगा, अब b जो है वो a की वैल्यू को टारगेट करेगा एरो के साथ। अगर आपका बैकग्राउंड सी या सी प्लस प्लस है तो आपको इस चीज़ का पता लग रहा होगा कि ए जो है वो एज अ पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। जब हम b इज इक्वल टू ए की लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, b भी इसी वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह करेंगे। हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे। लेट्स सी एक ऑब्जेक्ट a है और इसमें हमारे पास वैल्यू a नहीं हम लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसमें वैल्यू हमारे पास कोई भी हम ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसमें हम जो की वैल्यू पेयर में लिखते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम क्या देते हैं, ए की वैल्यू आपके पास 1 है और हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू 10 है। और हम आगे करते हैं कि लेट ओ बी जे सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, ओ बी जे। अब हम करते ये हैं कि हम पहले तो सी एल जी करते हैं ताकि आपको पहले समझ में आ जाए। तो ओबीजे जो है हमारे पास, अभी ओबीजे जब मैंने किया तो आपके पास 1 और 10 वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं ओबीजे सेकंड कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब समझने की चीज़ ये है कि अगर मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट ए इक्वल टू 5, अब मैं उसे ये कह रहा हूँ कि जो ए है ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू 5 कर दो, तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद जो ओबीजे है उसका रेफरेंस किसके पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट सेकंड के पास भी जा रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट सेकंड है वो बेसिकली इस करली ब्रेसिस में लिखी हुई वैल्यू को पॉइंट कर रहा है।
तो अब होगा ये कि हमारे पास जो ओबीजे की वैल्यू तो आपके पास होनी ही है 5 और 10, साथ में आपके पास ओबीजे सेकंड भी क्या हो जाएगा 5 और 10 ही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास जो है वो रेफरेंस टाइप होती है। तो देखें आपके पास ये क्या, अब जो वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर देंगे वो वैल्यू दोनों में आपके पास क्या हो जाएगी, दोनों उसी को पॉइंट शुरू कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से यहाँ से समझ लेते हैं। आपके पास एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि b इज इक्वल टू ए, तो a का जो रेफरेंस होगा ये वाला रेफरेंस मीन्स दैट जिसको a पॉइंट कर रहा था उसको b भी पॉइंट करना शुरू कर देगा।